नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। नजर सबसे पहले आज के एजेंडे पर। पाकिस्तान को भारत का एक और कड़ा संदेश। सार्क वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पाक नहीं जाएंगे जेटली। मनोहर पर्रिकर का बयान, पाकिस्तान जाना नर्क में जाने जैसा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कुनबे में वर्चस्व की जंग। इस्तीफे की धमकी देने वाले शिवपाल ने की सीएम भतीजे की तारीफ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपको बता दें कि उन तमाम मेहमानों से रूबरू कराएं। लेकिन पहला मुद्दा जिस पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं, इसमें खासतौर से कल जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बलूचिस्तान का जिक्र किया और जिस तरीके से गिलगिट का जिक्र किया, क्या कुछ इसकी रणनीति के पीछे, क्या कोई रणनीति है? क्या भविष्य में भारत की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आज भी अमेरिका के अंदर आपको बता दें, तमाम बलूच के नेताओं की तरफ से, बलूच के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया, बल्कि अमेरिका के से इंटरवीन करने की अपील की गई और लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं प्रधानमंत्री के बयान के बाद काफी बढ़ गई है। क्या रणनीति होनी चाहिए बलूचिस्तान को लेकर के भारत की? क्योंकि सलमान खुर्शीद की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई और कहा यह कि भारत का जो स्टैंड पीओके पर रहा है वो एक साथ बलूचिस्तान के बोलने पर वो कमजोर होगा। हालांकि कांग्रेस ने बाद में उनके इस बयान से जो है कहा कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वहां पे जो मानवाधिकार के हनन हो रहे हैं उसकी आवाज भारत को उठानी चाहिए। क्या कुछ इसके मायने, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करते हैं। और आज का जो बड़ा डेवलपमेंट रहा, हमारे जो वित्त मंत्री हैं जिनको जाना था सार्क में हिस्सा लेने के लिए, अब ये कहा जा रहा है कि वो नहीं जाएंगे। इस बीच आपको बता दें एक बयान जिसको लेकर के आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, वो था हमारे रक्षा मंत्री का बयान, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाना नर्क जाने जैसा है और 5 आतंकियों को वहां पहुंचा दिया गया है, 5 टेररिस्ट को वहां पहुंचा दिया गया है। जरा उस बयान को भी हम सुन लेते हैं, उसके बाद इस पूरी चर्चा को शुरू करते हैं। घुसखोरी हो रही थी, घुसपैठ हो रही थी, उसको कल हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापिस भेज दिया। पाकिस्तान में जाना और नरक में जाना एक ही तो 5 लोगों को कितने भेज दिया आपको मालूम। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अभी कभी कभी उसका आतंकवाद का परिणाम वो खुद भुगत रहे। चलिए तमाम मेहमानों को अब रूबरू कराते हैं। हमारे साथ भास्कर घोष जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। पहली टिप्पणी अवधेश जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप अब यहाँ से कहाँ, क्या रणनीति क्या है भारत की? अब क्या जो हमने देखा एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक जब लाहौर में वो उतरे थे तब एक तरह का काफी ज्यादा हंगामा दुनिया भर में देखने को मिला था, और अब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पहले सर्वदलीय बैठक में और उसके बाद आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा कि उन लोगों का आभार प्रकट करते हैं जो उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। क्या भारत की रणनीति क्या है बलूचिस्तान को लेकर के? कोई आपको लगता है कोई प्लानिंग है या नहीं है? देखिए 26 दिसंबर 2015 की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री लाहौर उतरे थे तो एक सदाशयता का भाव था, या वो वही भाव था जो उन्होंने अपने 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करे संदेश दिया था कि दक्षिण एशिया के हम सब लोग मिलकर के और इस क्षेत्र का विकास करें, इस क्षेत्र में शांति लाए, इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता लाए और हमारी नियति एक दूसरे के सहयोग में ही और सहकार में निहित है। तो ये एक भाव था जिस पर चलने की भारत ने लगातार कोशिश की। ये पहले भी प्रयोग हुए, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान में कोई नेता अगर चाह भी ले कि भारत के साथ वाकई हमको संबंध सुधारना है, तो पाकिस्तान जिस नींव पर खड़ा हुआ और पला बढ़ा है, उस नींव और वो पला बढ़ा, वो जो उसी में समस्या है कि भारत के साथ कभी भी अच्छे रिश्ते, भारत के साथ विश्वास के रिश्ते, मित्रता के रिश्ते, सहयोग और सहकार के रिश्ते देश के स्तर पर संभव है ही नहीं। ये लगभग ये निष्कर्ष निकल चुका है। वो अगर तो अब उसमें भारत ने कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने अति कर दी बांग्लादेश के समय,
बहुत एक सीमा पार कर गए। बांग्लादेश के करोड़ों लोग हमारे देश में घुस के त्राहिमाम करके मदद के लिए आने लगे, हमारे पास कोई चारा नहीं था, तब हमने वहां हस्तक्षेप किया था, वो भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए। पाकिस्तान ने चेतावनी नहीं मानी। अब फिर वो स्थिति है कि हमारे कश्मीर में लगातार जिस ढंग से वो बढ़ावा दे रहे हैं, हमने जो है भारत अभी तक रक्षात्मक रहा है कश्मीर के मामले पर। हम सबका मानना रहा है कि भारत को आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर आखिर 22 फरवरी 1994 का वो प्रस्ताव इसी संसद का था, वो प्रस्ताव कहां चला गया। तो ये जो आप उससे तुलना करेंगे तो भारत ने अपने अनुभव के आधार पर मान लिया है, और इसलिए राजनाथ सिंह गए वहां जरूर थे, लेकिन जाने के बाद जो कुछ हुआ और जिस ढंग से उनको वापस आना पड़ा वो सबको मालूम है। इसमें अरुण जेटली के जाने का कोई अर्थ ही नहीं था। तो अब यह साफ हो गया कि भारत एक व्यावहारिक पाकिस्तान के संदर्भ में आक्रामक कूटनीति पर चलेगा, यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब उसमें बलूचिस्तान का मुद्दा आप प्रश्न कर रहे हैं जी। देखिए, ये नहीं है कि हमने पहले से सब कुछ तय कर लिया था, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब परिस्थिति जैसे बांग्लादेश में हमको हस्तक्षेप करना है, ये कोई साल भर पहले नहीं तय हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि 70, 75, 80 दिनों के अंदर आपको फैसला करना पड़ा। तो उसी ढंग से पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, इन तीनों के मामले पर भारत धीरे धीरे ठोस कार्यनीति की ओर बढ़ रहा है। 12 अगस्त को सर्वदलीय सम्मेलन में लगभग सारे दलों की इस पर सहमति बन गई थी कि हमको वहां के मानवाधिकारों के, पाकिस्तान जो अपने लोगों पर बम बरसा रहा है उनका मुद्दा उठा के और उसको दुनिया में नंगा करना चाहिए। यानी हमको एक आक्रामक कूटनीति विश्व पटल पर कर रही, यहां तक भारत की सहमति हो गई थी। प्रधानमंत्री ने अगर लाल किले से जो बात कही है वो उसका अगला चरण था। वो अंदर की बात थी कि एक दुनिया को संदेश दे दिया, और वो साथ साथ पूरे बलूचियों को जो बाहर देश से बाहर आ रहे उन सबको एक संदेश दे दिया, बलूचिस्तान में दे दिया कि आप लड़िए, आपके साथ कूटनीतिक तौर पर अभी हम और राजनीतिक तौर पर हम हैं, आगे का आगे देखा जाएगा कि क्या करेंगे। लेकिन इस समय इतना साफ हो गया है कि भारत इस मामले से अब पीछे नहीं हटेगा, और उसके परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में दुनिया भर में जहां जहां बलूच लोग निर्वासित जीवन जी रहे हैं वहां से उनके बयान आ रहे हैं, वहां से वो बोल रहे हैं। बलूचिस्तान में एक उत्साह की लहर आई है, और ये एक बड़ी कूटनीति है कि पाकिस्तान को मजबूर होकर के बलूच लोगों को बातचीत के लिए भी निमंत्रण देना पड़ा। एक चीज पुष्पेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, ये स्टैंड इसलिए भी भारत के लिए नया है क्योंकि आपको याद होगा कि शर्म शेख में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय के जो थे उनको संसद में जो है सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी और भारत कभी भी किसी देश के इंटरनल मामलों के पे कोई टिप्पणी नहीं करता है। आपको लगता है कि यू टर्न है, एक बड़ा टर्न है ये जो स्ट्रेटजी, और क्या कोशिश ये है कि जो एनर्जी पाकिस्तान लगा रहा है कश्मीर के अंदर यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, वो एनर्जी वो अपने मुल्क में बलूचिस्तान को बचाने में लगाए ताकि यहाँ पे थोड़ी सी स्थितियां बेहतर हों? क्या आपको क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2-3 चीजें हैं। कम से कम आपके टेलीविजन पे मैं और अवधेश जी इस बात को लगातार ये कहते रहे हैं जब जब पाकिस्तान की बात आई है कि पाकिस्तान भारत के कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने में क्यों कामयाब है। और लगातार पिछले 70 साल से पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर में जो कुछ किया है उसकी एक वजह यह है कि जब आप किसी को खुला छोड़ देते हैं तो उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और हम लोग इस बात के पैरोकार रहे हैं कि लड़ाई का मैदान बदलना चाहिए। अगर ये लड़ाई उठ करके पीओके चली जाए, अगर ये लड़ाई उठ के बलूचिस्तान में चली जाए, खैबर पख्तूनख्वा में चली जाए, अगर ये ज़िये सिंध का मूवमेंट सिंध में चला जाए, तो पाकिस्तान अपने उन चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने देश को यूनाइट रखने के लिए कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर में आतंकवाद को फैलाना, कश्मीरियों की मदद करना, आतंकवादियों को वहां भेजना, ये उसका एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है। और आपने कहा कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह के जमाने जो हुआ शर्म शेख पे, जिस तरीके का उनका बयान आया, फिर वो वापस हुआ, फिर पार्लियामेंट में सफाई देनी पड़ी। मैं समझता हूं कि पिछले 70 साल में जो नेहरू जी की हमने एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी देखी जिसमें सबमिसिवनेस ज्यादा होती थी, हम बहुत एग्रेसिव नहीं हुए होते थे,
और फॉरेन पॉलिसी किसी दुनिया में मैं समझता हूं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, फॉरेन पॉलिसी जो है समय के साथ बदलती है। कोई फॉरेन पॉलिसी ऐसी चीज नहीं है कि एक ग्रंथ कुरान शरीफ की तरह लिख गया है, अब 1400 साल तक अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहां जो सरकारें रही वो नेहरू की सोच की सरकारें सत्ता पे ज्यादा रही हैं, और जो दूसरी सरकारें आई उनका कोई बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अगर कुछ सोचती भी थी तो धरातल पे उतार नहीं पाई। लिहाजा नेहरू जी की पॉलिसी में नॉन अलाइंड आया, इसको भी खुश रखने की बात आई, उसको भी खुश रखने की बात आई, हमारे देश में आक्रांत आ गए उसको भी खुश रखने की बात आई, हमारे देश के अंदर शरणार्थी आ रहे हैं उसको भी खुश रखने की, ये एक ऐसी पॉलिसी बना दी कि इस देश का कैरेक्टर ऐसा हो गया। लिहाजा शर्मल शेख का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, पीओके का मामला हो, आप बलूचिस्तान का मामला हो, इन तमाम सारी चीजों को लेकर देश ये लगातार दबाव बनाता रहा कि नरेंद्र मोदी जो चुनाव से पहले कहते रहे कि जिस पाकिस्तान के कारण भारत का कितना बड़ा बजट का हिस्सा जो है वहां जाता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, पूरे देश का मॉरल डाउन होता है उससे, लिहाजा इस पे कोई डिसाइसिव बात करनी चाहिए। और ये डिसाइसिव बात हम सबको याद है कि जब नरेंद्र मोदी लाहौर उतर गए थे तो उनका जो कोर वोटर था वो भी इस बात से नाराज था कि जहां तो आप 2 सर की जगह 22 सर की बात कर रहे थे, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, अब आप उसके घर में उतर गए। लेकिन मुझे लगता है कि इस जो ऑल पार्टी मीट हुई है और उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े सार्वजनिक मंच लाल किले की प्राचीर से जब ये बातें उन्होंने कही तो ये तय हो गया कि पाकिस्तान के तई भारत की पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट है और ये प्रोएक्टिव है। अब जो दूसरी बात आपने कही है कि सलमान खुर्शीद टाइप के लोग जो हैं इस देश के अंदर, उन्होंने वो बात कही है जो पाकिस्तान ने भी अभी नहीं कही थी, यानी जो स्लीपर सेल इस देश में आतंकवादियों के हैं वैसे ही इंटेलेक्चुअल्स के भी स्लीपर सेल हैं पाकिस्तान के यहां पर। अब अगर बलूचिस्तान के बारे में बात, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, मैं वही कर रहा हूं, मतलब हम तो पहले से कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो भारत कर रहा है, भारत की वजह से ये प्रॉब्लम है। नहीं, दो चीजें देखिए, पाकिस्तान तो मक्का का महादेव है, बहुत पहले से कहना शुरू कर देता है कोई बात, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने यह कहा है प्राचीर से कि हम बलूचिस्तान के अंदर दखल देंगे? क्या यह कहा है कि बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए हम वहां फौज भेजेंगे? क्या हम आतंकवादी भेजेंगे? यह नहीं कहा है उन्होंने, बिल्कुल नहीं, ना ही ऑल पार्टी मीट में कहा है। यह बात उस संदर्भ में आई है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने ह्यूमन राइट वायलेशन की बात लेके जा रहा है, तब उन्होंने कहा है कि अपने घर में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उनको देखे। और पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने नागरिकों के ऊपर बमबारी करता है, और अमेरिका से जो F-16 खरीद रहा था उस पे उसका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम ये कोई जंग के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये हमारे मुल्क में जो अरबे जरबे बकवास चलाया जा रहा है जिसके नाम पर वो कह रहे हैं कि हम लोगों को मार रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर कोई 17 लाख लोग बेघर हुए हैं, तो ये उस संदर्भ में आया नाम। अभी भी भारत ने ये नहीं कहा है कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए हम ये करने जा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ प्राची से कहा कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। डिप्लोमेसी में कुछ चीजें सीधे कही नहीं जाती हैं, मतलब समझे जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि कश्मीर की आजादी के लिए हम मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, फंडिंग करते रहेंगे, भारत ने भी ये कहा ही नहीं है। लिहाजा सलमान खुर्शीद जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स के यहां स्लीपर सेल हैं, उन्होंने वो बात पहले से कह दी है कि देखिए साहब इसका तो मतलब ये होगा, ये मतलब आपके लिए होगा, भारत की पॉलिसी नहीं है ये। लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान का जिक्र करने से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जिक्र करने से भारत के से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की गड़बड़ मची हुई है उससे उनको यह डर पैदा हो गया है कि नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान में पहले से इस बात का डर है। ये डिसाइसिव आदमी है, जो सोच लेंगे वो करेंगे, और इसका मुजाहरा खुद नरेंद्र मोदी कर चुके हैं कि उनकी जमात और सरकार और देश के लोग नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाएं, उसके बावजूद भी लाहौर उतरे। लेकिन आज जो उन्होंने किया है, तो अगर वहां उनके पक्के इरादे हो सकते हैं तो यहां भी पक्के इरादे हो सकते हैं। चलिए, अब मैं आगे आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान में इस समय इस स्टेटमेंट के बाद क्या प्रतिक्रिया, लेकिन उपेंद्र जी आपसे मैं जानना ये चाहूंगा, यहां से अगला कदम क्या हम ये मान के चलें कि जब यूएन में प्रधानमंत्री जाएंगे, सितंबर में शायद उनको जाना है, तो वहां पर वो बलूचिस्तान के मुद्दे को, मानवाधिकार हनन के मुद्दे को उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे? अगला कदम इस यहाँ अभी मौजूदा रणनीति में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो सरकार
के अंदर विचार हो रहा होगा, लोग सोच रहे होंगे या कोई डिसीजन लिया होगा, लेकिन बलूचिस्तान का मुद्दा है, उसको भारत है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में उठा सकता है जी। उसका कारण है कि बलूचिस्तान का जो इशू है वह भी इंडिया के पार्टीशन का अनडिवाइडेड एजेंडा है। जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तो वहाँ एक अंजुमन ए आज़ादी नाम का संगठन था, वो कांग्रेस का सपोर्ट करता था। एक था बलूचिस्तान मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता था, मुस्लिम लीग को पैसे देता था, सभी तरह का सपोर्ट करता था। और आज़ादी के पहले जो सरकार बनने वाली थी, यानी जो सरकार में आने वाले थे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने लिख कर दिया था, कमिटमेंट किया था कि बलूचिस्तान को हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट नेशन रहेगा। जिस तरह से पाकिस्तान अलग देश रहेगा उस तरह से बलूचिस्तान अलग देश रहेगा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि बलूचिस्तान है जो अलग देश रहेगा। लेकिन 14-15 अगस्त के बाद जब पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई तो उसको इंटीग्रेट कर लिया और बहुत जोर जवाब देकर, हमला करके, उसे गिरफ्तार करके, लाचार करके उसका एक्सेशन लिखवाया गया। उस समय थे वो अहमद यार खान थे जी। वहाँ के नेता, वहाँ के जो कलात प्रोविंस था, हाँ, उसके प्रिंसली स्टेट था, उसका हेड थे वो जी। तो उनके साथ ऐसा किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती उनको किया गया। तो कश्मीर से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर को भारत ने, यानी कश्मीर के जो राजा थे वो भारत के पास आए थे एक्सेशन करने के लिए, जबरदस्ती नहीं करवाया था भारत ने, उन्होंने अपनी इच्छा से किया। भले उसके लिए दबाव उधर से पड़ रहा था, पाकिस्तान और कबालियों ने हमला किया था कश्मीर पर, लेकिन वो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से उन्होंने कश्मीर का एक्सेशन किया भारत में। लेकिन बलोच को जबरदस्ती करवाया गया, और भी बहुत दिनों के बाद करवाया गया। हाँ, तो इतने दिनों के बाद जो करवाया गया तो वो उसका जो है समझिए कि भी इंटीग्रेशन वो जो है इलीगल है। ये जो बोलता है ना कि इस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो इलीगल है, इलीगली उसके कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में है। हमारे जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एक्सेशन हो रहा है, एक्सेशन हो चुका था। लेकिन वो है जो एक्सेशन दबाव डालकर किया गया, हमला करके किया गया, उसके साथ लूटपाट करके किया गया। उस इशू को भारत ये कर सकता है, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था उस समय भारत का, उसका भारत भी एक हिस्सा था, भारत भी उसमें एक आप कहिए प्लेयर था, या कहिए कि भारत भी एक स्टेक होल्डर था। तो भारत कह सकता है कि जो विभाजन हुआ था ब्रिटिश इंडिया के जाने के बाद, तो उसमें बलोचिस्तान का मामला जो अनरिजोल्व है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर तो अगला कदम आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे इस मामले को उठाया जाएगा पुरजोर तरीके से। हाँ, उसको उठाया जाना चाहिए, और उस उठाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है। हालांकि उसको काउंटर करेगा कश्मीर के इशू को ला करके पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर है जो भारत पाकिस्तान के डिवीजन का अनफिनिश्ड एजेंडा है। लेकिन भास्कर जी, भारत कह सकता है कि बलोचिस्तान है जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, और ये है जो ये तो इसका एक्सेशन हो गया है। बाकी जो इलीगली ऑक्युपाइड किए हुए है पाकिस्तान, वो कैसे रिकवर करे भारत, ये असली इशू है। भास्कर जी आपसे जानना चाहेंगे। चलिए, अब नहीं जा रहे हैं, वित्त मंत्री नहीं जा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। अब वित्त मंत्री नहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से अब प्रधानमंत्री का भी जाना कैंसिल है। लेकिन यहाँ से आगे क्या है? बलूचिस्तान पर भारत क्या दुनिया भर में ये आवाज उठाएगा? क्योंकि लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लोगों को, बहुत सारे जो रणनीतिकार हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सरकार की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। आप उस पार्टी के हैं जिनकी सरकार है, मैं चाहूंगा कि इस पर अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बता सके तो बड़ा बेहतर रहेगा। देखिए, बलूचिस्तान को ये जो प्रॉब्लम, आप जो क्राइसिस अभी है, ये क्राइसिस का एक बहुत बड़ा जो एक फोकल हिस्सा था वो 2009 में जब इंडिया पाकिस्तान का जॉइंट स्टेटमेंट आया मनमोहन सिंह और यूसुफ राजा गिलानी, बिल्कुल, कि बोथ द कंट्री, दोनों कंट्री अपने जो टेररिस्ट के इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। और इसके वजह से बलूचिस्तान में जो इंडियन भारत का जो इफेक्ट है वो सारा पाकिस्तान सामने लाया और भारत के ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि ये बलूचिस्तान। बट इसका जो क्राइसिस कहाँ से शुरू हुआ, जब नवाब अकबर बुगाती, जो हेड ऑफ द बुगती ट्राइब, उनका जब परवेज मुशर्रफ ने उनको जब मार गिराया, क्योंकि उनके पास कुछ प्राइवेट मिलिशिया थे और गेरिला वार तब से शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि पाकिस्तान इसलिए नहीं डर रहा है कि इंडिया इस इशू को इंटरनेशनल फोरम में ले जाए। इसके पीछे एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है। चाइना और बलूचिस्तान के अंदर जो एक 46 बिलियन प्रोजेक्ट्स, जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जो गदर और जिंगजैंग और गदर के बीच में जो होने जा रहा है, पाकिस्तान जो आज चारों तरफ से फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ जूझ रहा है, बहुत बड़ा एक इसका उसको उम्मीदें काफी ज्यादा, उम्मीदें काफी ज्यादा, बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा आज। इसलिए पाकिस्तान देखिए थोड़ा सा
प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थोड़े से इनका जिक्र किया और उनको बेशर्त विदाउट एनी कंडीशन बुला लिया गया इसमें। तो पाकिस्तान इससे ज़्यादा डरता नहीं है कि इसका इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशू क्या बनेगा, मतलब राजनीतिक इशू क्या बनेगा, लेकिन उसका फाइनेंशियल जो बहुत बड़ा एक $46 बिलियन का प्रोजेक्ट्स जो चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। क्योंकि आज पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। अमेरिका ने अपना जो एड्स है वो भी कंडीशनल एड्स दे रहा है, बहुत ही कम, बहुत उसमें भी बहुत किफ़ायती हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास इंडस्ट्री नहीं है, तो तो पाकिस्तान चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और इस कारण अगर बलूचिस्तान के कारण अगर वो चाइना का प्रोजेक्ट रुक जाए तो पाकिस्तान के और भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। सो आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो आज ऐलान किया कि बलूचिस्तान का सपोर्ट, देखिए बलूचिस्तान का सपोर्ट भारत पहले से कर रहा है। बहुत सारे बलूची को भारत में घुसने दिया, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। तो हम लोग ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो एंगल देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक क्या स्ट्रेटजी है, आपको क्या लगता है अगला कदम क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? अगले कदम जो होने वाले हैं कि अभी तक जो पुष्पेंद्र भी कहें कि हम लोग एक डिफेंसिव, इतना 70 साल से एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हम लोग ले रहे थे कश्मीर के, कि हमारे बचाव हम कर रहे थे, हमारे यहाँ पे इंसर्जेंसी घट जाए, हमारे यहाँ का जो यंग जनरेशन है वो नहीं जाए टेररिस्ट मिलिशिया। आप कह प्रोएक्टिव होंगे पहले अभी हम जो कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के इश्यू एक राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन इसके पीछे जो फाइनेंशियल मुद्दे भी है वो हम समझ गए हैं। और इसी के लिए वो दबाव जो है वो बहुत जल्द नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है, और इसी को लेकर भारत आगे डबल डिप्लोमेसी का जो रास्ता है वो रास्ता। और देखिए आपसे 2-3 चीजें मैं एक तो समझना चाहूंगा। एक तो ये मामले को लेकर के क्या अब अगला कदम क्या होगा, यूएन में क्या प्रधानमंत्री उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? पाकिस्तान के अंदर ये हलचल हो गई, कम से कम इस मामले का जिक्र आते ही वहाँ के तमाम नेताओं को वहाँ के प्रधानमंत्री ने बुलाया, वो इनसे बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों से वो पहले बात नहीं करते थे। जो फाइनेंशियल मामले की बात कर रहे थे भास्कर साहब, वहाँ के नेता कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जीरो रिटर्न हमें मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जहाँ के जो तमाम खाद्यान्न हैं, तमाम जो खनिज पदार्थ हैं, उसका पूरा फायदा जो है पंजाब प्रोविंस को मिल रहा है, बाकी क्षेत्रों में मिल रहा है, लेकिन बलूचों को उसका कोई हिस्सा नहीं दिया रहा है, बल्कि उन्हें मारा जा रहा है। तो एक तो भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी, और दूसरा क्या पाकिस्तान अब क्या कर सकता है? क्योंकि अब एक बार फिर से बुलाया गया है बातचीत के लिए, भारत को निमंत्रण भेजा गया है। नहीं, भारत के निमंत्रण को तो भारत ने पहली बार जब वो बयान आया था तभी भारत ने कह दिया कि भाई आपका तो हमने वापस कर ही दिया है, वो आतंकवादी आप भेजते हैं उसका तो हम स्वागत कर ही रहे हैं। तो इस समय तो भारत के पाकिस्तान से बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं है, उसकी तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, और भारत को इस समय करना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात करने को गिलगित बल्तिस्तान पर तैयार होते हैं तब बातचीत कर सकते हैं। वो भारत को स्पष्ट करना चाहिए कि ठीक है हम उस पर बात करना चाहते हैं, अगर आपको करना है तो आइए, उस पर बातचीत करने में हमको कोई हर्ज नहीं है। देखिए बलूचिस्तान का बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसका रणनीतिक सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। आप समझिए कि वो ईरान से लगा हुआ इलाका है। ईरान अफगानिस्तान और ईरान से लगे हुए चाबाहार बंदरगाह को अब हम विकसित कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही खलबली है। अगर एक छोटा सवाल बीच में और ले रहा हूं मैं आपसे कि अगर इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, तो अगर चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तो क्या अफगानिस्तान, ईरान, ये आपको लगता है कि इस अंतर्राष्ट्रीयकरण होने के बाद ये भारत के समर्थन में होंगे? देखिए, तो वो जो चाबाहार हम कर रहे हैं उससे अलग ही पाकिस्तान पहले से हिला हुआ है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली वहां पहुंच गए हैं। मैंने अफगानिस्तान, अब ये जो बलूचिस्तान है, देखिए वो पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लगभग 44% है, आप इस समझ लीजिए। वहां वो जैसा आप जानते हैं कि पेट्रोलियम और गैस ही नहीं, वो तो है ही है, वहां यूरेनियम के भंडार है, तांबा है, सोने के भी सोने कुछ है, जिनको इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है यहां से वहां तक, उसमें चीन को जो उसने दे दिया है, ग्वादर बंदरगाह दे दिया है, वो एक तो आंदोलन उसके खिलाफ भी चल रहा है कि इसको न दिया जाए, बगैर हमसे पूछे हमारी सहमति के आपने दे दिया है, वो एक आंदोलन पहले से चल रहा है। तो बलूचिस्तान में विद्रोह होता है, वहां से अगर पाकिस्तान में चीजों का जाना रुकता है, तो ये ऐसे ही बगैर आजाद न हुए भी अगर वहां स्थिरता होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा।
तो एक तो ये बात है महत्वपूर्ण। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि अब आगे क्या, आगे के लिए हमको थोड़े से अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो प्रतीक्षा ये करनी चाहिए कि बलूच लोग सुनने के बाद जो रिएक्ट किए हैं, जो सामने आ रहे हैं, जरा दुनिया का भी रिएक्शन क्या आता है, इसको भी हमको वॉच करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि भारत एक बार माने ये मान लीजिए कि पाकिस्तान को ब्रेक किए बगैर हमारे कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान अगर टूटता है तो हमको कई देशों का हमारा जो है बेहतर सहयोग मिल सकता है, साथ हो सकता है वो अगर पाकिस्तान को तोड़ने का, क्योंकि ये बलूचिस्तान नहीं है। अल्ताफ हुसैन आए थे भारत में, मेरे ख्याल से अटल जी की सरकार गई थी, उसके तुरंत बाद आए थे और उन्होंने सब लोगों से भेंट की थी, कहा था कि हमको मदद दीजिए। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के जियो सिंध के नेता मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तो पहले जाना ही नहीं चाहता था, और अब अफगानिस्तान कह रहे हैं कि डुरंड लाइन को हम नहीं मानते क्योंकि हम तो अटक तक हमारा देश रहा है, आपने जबरदस्ती किया हुआ है। तो केवल बलूचिस्तान नहीं है, भारत को अफगानिस्तान को भी खड़ा करना है कि अटक तक मानो, और भारत जो है एक प्रतिक्रिया देखेगा। तीसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको अभी इसको उठाने की बहुत जरूरत नहीं है। हम इसको पर्सनल लेवल पर, ये भारत जो है अपने लेवल पर इसकी बात करेगा, अपने लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मसला उठेगा तो भारत उसमें अपना पक्ष लेगा। अपनी ओर से हम जानबूझ के ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। तो ये एक तो इसको समझिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयकरण से इस समय मैंने पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश सारी फेल हो चुकी है। अब केवल इतना ही है ये भारत के संदर्भ में कि पाकिस्तान के टुकड़े किसी हाल में हो और उसमें बलूचिस्तान एक मुख्य भूमिका निभाए, तो हमारी रणनीति इस पर आगे केंद्रित होनी चाहिए। हम आगे कश्मीर पर रक्षात्मक नहीं होंगे, हम पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर रक्षात्मक होंगे। दुनिया में विदेश मंत्रालय जो करने जा रही है वो ये है कि दुनिया भर में पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनसे संपर्क करके उनको इकट्ठा करके और उनकी आवाज को ताकत देना, यही फिर बलूच के संदर्भ में किया जाएगा। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं, जब ब्रेक से लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे अब पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं। दूसरा, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भारत में भी देखने को मिल रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स सेंटर होने चाहिए दिल्ली के अंदर और तमाम जगहों पर, ताकि वो अपनी मानवाधिकार की बातें उठा सकें। क्या कुछ उसका भी असर होगा? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री ने जो लाल किले की प्राचीर से धन्यवाद दिया बलूचिस्तान के लोगों का, पीओके के लोगों का, और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके का उत्साह बलूचिस्तान के लोगों में, पीओके के लोगों में देखने को मिल रहा है। सोशल साइट पे लोग कल हमने देखा तमाम लोगों ने तिरंगे को लहराया, छोटे छोटे बच्चे तिरंगा हाथों में बना करके सपोर्ट कर रहे थे भारत के स्वतंत्रता दिवस को। और ये भी कहा गया बहुत लोगों की तरफ से कि वो चाहते हैं कि जल्द ही बलूचिस्तान जो है वो भारत की आज़ादी के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए। क्या कुछ इसके मायने हैं? क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर इसका असर है? इन तमाम पहलुओं में बातचीत करें। पाकिस्तान में पुष्पिन जी आपसे जानना चाहेंगे वहाँ क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जो पब्लिकली प्रतिक्रिया आ रही है वो तो हमें पता लग रही हैं, लेकिन क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से तमाम बलूच के नेताओं को नवाज शरीफ ने आन फान में मिलने के लिए बुलाया, क्या कुछ उसको लेकर के बातें हो रही है? इन तमाम चीज़ों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जिस तरीके से भारत सऊदी अरब और अमेरिका के साथ फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी बनाती है, उसी तरीके से पंजाब को छोड़ दे अगर आप, तो तीनों जो प्रदेश हैं इनके, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, वहां आर्मी का डायरेक्ट दखल होता है। लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर जितना ऑपरेशन हो रहा है वो सिर्फ आर्मी की तरफ से हो रहा है। और आप ये भी ध्यान रखें, जो बात अभी कुछ देर पहले उपेंद्र भाई कह रहे थे कि किस तरीके से 222 दिन तक ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मर्ज करने के लिए तैयार नहीं था, और उसके बाद जब वो मर्जर हुआ है वो बंदूक की नोक पे हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है।
तो आप ये समझें कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसमें वहां की जो हुकूमत है उसकी स्थिति यह है कि आप ये माने कि जो 65 सीटों की विधानसभा है बलूचिस्तान की, वहां इस वक्त अगर सूबे की हुकूमत है तो वो पंजाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार है वहां पर। तो जो लोकल पार्टी है उसका बहुत ज्यादा जोर नहीं है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसकी एक बानगी यह है कि सलमान खुर्शीद के बयान को कांग्रेस पार्टी को कहना पड़ा कि यह उनका पर्सनल बयान है, और बलूचिस्तान और पीओके के बयान को कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली कहा है हम सरकार के साथ हैं। और आप ध्यान रखें कि मैं पहले से कहता रहा हूं कि भारत की राजनीति में, भारत के दानिश्वरों में, भारत के तर्जियाकारों के अंदर प्रो पाकिस्तान लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। वो लॉबी भी जिसे कह सकते हैं कि यकायक उनको ये नहीं लग रहा कि ये हुआ क्या है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई माहौल नहीं बनने दिया कि लोगों को ये लगे कि कुछ ऐसा होने वाला है। और खास तौर से 15 अगस्त पे जो भी कुछ उन्होंने किया है उससे पाकिस्तान भयानक बैकफुट पर है। उनकी यह समझ में नहीं आ रहा कि अब अगर हम इसको समेटना भी शुरू करेंगे तो चीजें इतनी दूर तक फैल चुकी हैं, इतनी फिल्में मार्केट में मौजूद हैं कि किस तरह से वहां आर्मी अत्याचार कर रही है। बहुत सारे अखबार अभी भी लिख रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि जो पाकिस्तान इंटरनल गलतियां कर रहा है, जैसे कि पीओके के ऊपर वहां के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहां आजादी की बात करता था, तब तक तो पूरे मुल्क में समझ में आता था, लेकिन पिछले 20 साल में इस आजादी की लड़ाई को भारत ने जिस सफलता के साथ पाकिस्तान के आतंकवाद से जोड़ा है, और कश्मीर में आप जिस मुजाहिदीनों के माध्यम से जिनको भेज रहे थे, भले ही आप अपने घर में उन्हें मुजाहिदीन समझें, लेकिन दुनिया की नजर में वो आतंकवादी हैं। लिहाजा कश्मीर पे पाकिस्तान का तथाकथित मॉरल ग्राउंड जो है वो पिट चुका है। ये मैं नहीं, पाकिस्तान के अंदर तर्जियाकार कह रहे हैं। अब बलूचिस्तान की जो स्थिति है पूरी दुनिया को मालूम है कि उनका सबसे लंबा और सबसे बड़ा जिसे कहते हैं और मोस्ट रेस्पेक्टेड, जिस तरीके से अकबर बुख्ती को पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, क्योंकि उसमें आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस में झगड़ा था, यह झगड़ा हमें लाल मस्जिद के अंदर भी समझ में आता है कि जब वहां हुआ था, जिस तरीके से मारा गया उस पर भी पूरी दुनिया को पता है। उसकी पूरी फिल्म है पाकिस्तान के अंदर कई चैनलों पे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने दिखाने से मना किया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो मैं अभी तक मानता हूं, वो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। दो चीजों को आप देखें कि इस वक्त जो उसका इस खित्ते में एकमात्र थोड़ा बहुत जहां उसको कहीं राहत मिल सकती थी, चाइना, वो खुद इस समय परेशानी का सामना कर रहा है। अक्टूबर के अंदर एनएसजी पे मीटिंग होने वाली है। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने साउथ चाइना सी के मामले पे जो मुकदमा था वो चाइना हार चुका है, और चाइना ने एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन और इतनी बड़ी बॉडी के खिलाफ कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। और उसमें जो सीधे सीधे मुतासरीन पार्टीज हैं उसमें जापान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, अमेरिका है। ऐसे में सामने एक साथ दो चीजें हैं। अगर बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट तेज चलता है तो जो इसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने के लिए जो कॉरिडोर बनाई थी, और ये भी देखें आप कि यहां से चल के वो पीओके जा रही है जहां अक्साई चीन का हिस्सा उनके पास है। अगर बलूचिस्तान साल, 2 साल, 3 साल अगर वहां मूवमेंट तेज होता है तो अभी तक तो पाकिस्तान की फौज ने उस तरीके से ग्वादर जो पोर्ट बनाया जा रहा था जिसकी मुखालफत वहां के लोग कर रहे हैं, उनको मारा है। आपको याद होगा कि लाल मस्जिद के मामले में चाइनीज के किडनैप के बाद वो ऑपरेशन करना पड़ा था। तो मेरा मानना यह है कि चाइना को भी एक तरीके से इस डिप्लोमेसी से बैकफुट पे कर दिया है भारत ने, क्योंकि उनके सामने सवाल यह है कि जिस तरीके की उन्होंने बिहेवियर एनएसजी के मामले में किया, आज स्थिति यह है कि पूरी दुनिया के सामने चाइना घिर गया है साउथ चाइना पे। ऐसे में चाइना नहीं चाहता कि भारत जो उसका इमीडिएट पड़ोसी है वो भी उन ताकतों के साथ खड़ा हो जाए। तो भारत के पास इस पूरी डिप्लोमेसी में तत्कालिक तौर पर मुझे लगता है कि अक्टूबर में होने वाली एनएसजी के ऊपर बार्गेन होगा और वो आसानी से एक जो है स्मूथ उसकी सेलिंग हो सकती है। और साउथ चाइना के मामले में भारत को एग्रेसिव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो काम भारत को करना था वो अमेरिका जापान कर रहे हैं। तो एक साथ दो चीज जरूर हुई है। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर यह लगता है कि जिस किस्म का पाकिस्तान के हालात हैं, मैं पहले भी कह रहा हूं और अब फिर रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि पाकिस्तान की
जो सरकार है अपने कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रही है। लाहौर जो उनका सबसे प्राइवेट जिसको कह सकते हैं मोस्ट उनका खूबसूरत शहर या शोकेश है, उस शहर के अंदर 6 घंटे से 7 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। तो पाकिस्तान अंदर से क्रम्बल हो रहा है। और अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसकी तारीफ वहां हर चैनल करता है कि नरेंद्र मोदी जो है अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को पक्का करने के लिए काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जब देश से बाहर निकलता है तो अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए निकलता है। और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जब निकलता है तो पनामा लीक में से अपनी लीक को बचाने के लिए निकलता है। वो नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मुद्दा उठा तो पाकिस्तान खुद टूटेगा, क्योंकि वो जो दावा उसका हमारे कश्मीर पे था वो तो छोड़िए, वो पीएको को बचाने में लगेगा। उससे जो हुकूमत है उसकी हालत खराब होगी, सिविल वॉर हो सकती है वहां। चलिए, अब इस विषय को, समय चूंकि बहुत कम है, बड़ा विषय है, आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से भारत की रणनीति अब आगे क्या होगी, जो कुछ भी घटनाक्रम रहेगा, हमारी पैनी निगाह इस विषय पर लगी रहेगी। लेकिन एक और विषय है, उसके लिए समय कम है, छोटी छोटी टिप्पणी अपने तमाम खास मेहमानों से लेंगे। वो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अंदर पारिवारिक लड़ाई इस कदर बढ़ गई है, इस तरह कला देखने को मिल रहा है कि सार्वजनिक मंच पर जो है वार प्रतिवार हो रहा है। शिवपाल यादव इस्तीफा देने की बात कहते हैं, तो वहीं आपको बता दें मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि शिवपाल यादव ने अगर इस्तीफा दे दिया तो पार्टी टूट जाएगी। अखिलेश यादव को जम करके लताड़ लगाई गई कि उनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, अखिलेश को ये कहा गया था करने के लिए, उन्होंने किया नहीं। क्या कुछ उन्होंने कहा, अगर उसके कुछ अंश जो है वो हम आपको सुना देते हैं। और हैं और जो भी बातें हैं, हम नेताजी से बातचीतें हो चुकी हैं, तो नेताजी का तो ये सारे ही हमारे लिए आदेश है कि नेताजी के हमेशा साथ मैंने काम किया है और नेताजी के साथ हैं। जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, अगर पार्टी समझे तो चुनावी लड़ाई, अगर पार्टी नहीं समझे तो पूरे प्रदेश में जो भी नेताजी का आदेश होगा, 2070 में सरकार बनानी है तो हम पूरे प्रदेश में काम करेंगे। समाजवादी पद लेकर के बदला करने का काम करते हैं, या तो उन्हें पार्टी से निकालो बर्खास्त करो, नहीं तो फिर मजबूर होकर के मुझे इस्तीफा देकर के आपके साथ रहना होगा। तो ये समझ लीजिए आखिर क्या वजह है, क्यों इस्तीफा दे रहा मंत्रिमंडल से, कारण क्या है, क्या मैसेज अच्छा गया? आप पता लगाइए, जितने अच्छे वर्कर हैं उनको आज ही दुख हुआ होगा कि भाई मेरी बात सुनता है और वो भी इस्तीफा दे रहा, तो कौन सुनेगा? हाँ, कहा हमसे तो रोकिए साहब, हमको रोकेंगे, मजबूरी है रोकेंगे, लेकिन वो इस्तीफा सही दे रहा है। अपमान क्यों कर रहे उसका? अपमान कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं अपमान, जिम्मेदार लोग। हम ज्यादा नहीं बोले, हम कहे हम खड़े हो जाएंगे तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ, बता रहे आपको, हम खड़े हो जाएंगे और तब ऐसी तैसी हो जाएगी सरकार। वो सबसे मिलता, सबके काम करता, जो जाता था तब मिल लेता है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। अब उसका बयान है, मैं डांटूंगा उसको, बयान देना नहीं चाहिए तो हमसे शिकायत कर लेता। बयान का मैसेज गलत चला गया और हो सकता है इस्तीफा दे दी, माने नहीं, मनाना पड़ेगा। मैं पहले भी दे दिया था एक बार, आपको बता दिया था और फिर दे दिया, इस्तीफा तो दे दिया, फिर तो कर दिया। तो आप समझिए कारण क्या है? कारण क्या है? जो काम करे उसके खिलाफ षड्यंत्र, और कौन नहीं करता? मैं जानता हूं कौन षड्यंत्र कर रहा, मैं चुप बैठ। कह रहे हैं उनको पता है कौन कौन शिवपाल के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वो इस्तीफा दे रहे हैं, और अगर वाकई में उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया तो जो है पार्टी जो है वो टूट जाएगी, और अगर वो खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्या कुछ इसके मायने? बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। सबसे पहले भास्कर जी, आपके लिए तो अच्छी खबर है, परिवार के अंदर लड़ाई हो रही है, पारिवारिक पार्टी है, तो निश्चित रूप से जो है इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? देखिए, पहले बात है, ये परिवारवाद जो है वो पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे थे कि ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, तो कांग्रेस मुक्त भारत का पहला ये कारण है कि परिवारवाद जो है
ये कांग्रेस को अपना आदर्श से बहुत बहुत दूर लेके चला गया है। वही छवि हम देख रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के अंदर ये बहुत बड़ी बीजेपी के लिए कोई एडवांटेज नहीं इसलिए होगा, समाजवादी पार्टी का अपना हालत बहुत ही खराब है और उसका अंदर के जो हालत है ये इसका एक कारण तो ये है कि अजीत सिंह जी के साथ आरएलडी के साथ उनका जो एक गठबंधन का कोशिश हो रहा है कि वेस्टर्न यूपी में उसका कुछ एडवांटेज मिले। इसी का खिलाफ राम गोपाल जी हैं या शिवपाल जी यादव जो हैं वो खिलाफ उठा रहे हैं। कहा गया कि मतलब नाराजगी उस कौमी एकता दल को लेकर के है और वो जो है जिस तरीके से पहले विलय हुआ, शिवपाल यादव ने विलय कराया, फिर अखिलेश यादव ने इंटरवीन करके वो विलय खत्म कराया, अब आज इस तरह की भी सुगबुगाहट है कि शायद वो विलय दोबारा हो। या अब एक्चुअली जो बात हो रहा है कि ये ओल्ड पॉलिटिशियन और न्यू पॉलिटिशियंस के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अपना देश को, अपना पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो पार्टी का जो वरिष्ठ नेता है, जो पुराने नेता है, उनका कंफर्ट लेवल घटते जा रहा है। अमर सिंह को लेकर भी अभी जब अमर सिंह पार्टी में आए तो इसी प्रकार का एक विभेद पार्टी में दिखा गया है। तो ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं ये बेसिकली क्या है, इन लोग अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस, इनके कोई सामाजिक तत्व या कोई राष्ट्र नीति नहीं रहते हैं, वो अपने जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शन करते हैं, अपना बचाव, अपना पॉलिटिकल एक्सपांशन इसी के ऊपर नजर देते हैं। राष्ट्रवादी कोई चिंताधारा इसमें है नहीं और इसी के परिणाम हम देख रहे हैं कि वो आपस में अभी लड़ रहे हैं। ये क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं हम, ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ चुकी है कि ये दुनिया अब देख रही है। उपेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह क्या है इस झगड़े की, और आपको लग रहा है ये वाकई में सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें बोलना, वो भी अपने ही पुत्र के बारे में, तो क्या कुछ मैनेज, किस तरीके से मैनेज करेगा? क्योंकि वहां पे एक आदमी ने कहा कि ऐसे मत बोलिए, वहां पर मीडिया के लोग हैं, उनका मीडिया है, तो क्या हुआ? तो इसका भी उनको ख्याल नहीं है कि ये बातें सब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो क्या जानबूझ करके, क्योंकि मुलायम सिंह सीजन नेता हैं, उन्हें पता है वो क्या कह रहे हैं, इसका क्या असर होगा? देखिए, शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव ये दोनों के बीच में उसी समय से चल रहा शीत युद्ध जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे। शिवपाल खुद बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, या वो नहीं बने तो चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव बने मुख्यमंत्री। लेकिन राम गोपाल यादव जो इनके चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई हैं जी मुलायम के, वो चाहते थे कि नहीं अखिलेश ही बने। अंत में अखिलेश बन गए। भाई के ऊपर पुत्र को इन्होंने ज्यादा तरजीह दी, लेकिन उनको भी मिलाए रखा। तो अब लगातार शीत युद्ध चल रहा था, दाव पे चल रहा था। अभी मथुरा वाला मामला हुआ जिसमें वो पार्क पर, जवाहर पार्क पर कब्जे का मामला था, उसमें भी शिवपाल यादव की बहुत थुतू हुई, मालूम हुआ कि उन्हीं का उससे जुड़ाव था। तो ये जो चल रहा है, तो अब चुनाव नजदीक आ गया और चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी इसके पोजीशनिंग के लिए अभी लड़ाई चल रही है। ये तो पहली बात मान लीजिए। इसमें है कि ये लोगों को पता चल रहा है समाजवादी पार्टी को कि उनको बहुमत नहीं आएगा और शायद किसी को बहुमत नहीं आएगा। जब किसी को बहुमत नहीं आएगा तो कैसे तालमेल होगा, क्या होगा, कैसे खिचड़ी पकेगी, कैसे बीएसपी से संबंध बनाया जाएगा, कि कांग्रेस से बनाया जाएगा, कि बीजेपी से बनाया जाएगा। तो जो तीन पक्ष हैं, तीनों से अलग अलग करने के लिए अभी से पूरा का पूरा चल रहा है। कुछ लोग, अंदर के लोग बतलाते हैं कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी टूट जाए और शिवपाल सिंह यादव मायावती और बीजेपी के आउटसाइड सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन जाए। ये लोग हैं जो अखिलेश को खत्म करने के लिए वो कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहले भी हो चुका है। मुलायम को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को आगे बढ़ाया। उसी तरह से मायावती है जो उनको लगेगा कि मेन थ्रेट हमारा अखिलेश यादव है, अखिलेश को डाउन साइज करने के लिए बाहर सपोर्ट करके बना दो। तो ये सब अभी से बहुत तरह की अटकलें चल रही है के लिए तमाम चीजें, ये सब लखनऊ की अटकलें में बतला रहा हूँ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में जो अटकलें चल रही है उसमें ये है कि चुनाव के बाद की पोजीशनिंग है। इसलिए अगर शिवपाल सिंह यादव को सफिशिएंट सीटें नहीं मिली इनको समर्थकों की, वो इसलिए कौमी एकता को लाना चाह रहे हैं ताकि उसके द्वारा 15-20 लोगों को दिलवा सके। तो ये जो मामला है अभी और चलेगा, खत्म होने वाला है। देखिए, शिवपाल सिंह इस समय का जो मसला है वो तात्कालिक मसला तो यही है कि कौमी एकता दल का मुलायम सिंह यादव की अनुमति लेकर के, और उन्होंने विलय कर दिया। मुलायम सिंह यादव की अनुमति लिया तो उन्होंने माना कि ये फाइनल है, इसमें अखिलेश यादव से उन्होंने नहीं पूछा। तो बहुत सारी बातें शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के बजाय वो मुलायम सिंह यादव से सहमति लेके बहुत काम करते हैं। उसमें अब वो मान लेते हैं कि भाई ठीक है, हो गया।
लेकिन अखिलेश यादव को अपनी छवि की चिंता है कि हमने जैसे डीपी यादव को पार्टी में लाने के बाद बाहर निकाला, हमारी एक छवि बनी, अब ये छवि न बने कि किसी अपराधी को और घोषित जो है किसी डॉन को हमारी पार्टी में उसकी पार्टी का विलय हो रहा है। उन्होंने एक स्टैंड लिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई शिवपाल यादव की सार्वजनिक रूप से। अंदर की बात तो हो जाती कि आपने कर दिया, उसने नहीं माना और विलय टूट गया। तो ऐसे करने के बाद उन्होंने जो कहा है, अभी वो जो अभी बहाना ले रहे हो, जो बता रहे हो, ये बता रहे हैं कि बहुत सारे इस शासन में बहुत सारे अफसर अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानते हैं, जिला अध्यक्ष की नहीं मानते, हमारी भी नहीं मानते हैं। अगर यही रहा तो हम तो भैया इस्तीफा दे देंगे। तो वो उन्होंने उसको एक इशू बनाया है कि अधिकारियों को ज्यादा महत्व मिल रहा है और नेताओं को कम महत्व मिल रहा है। एक जरा हम रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ मलिक ज़हीन साहब काफी देर से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मलिक साहब, क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? आप कैसे लोगों को जीतेंगे जब आपके अपने परिवार में ही, समाजवादी परिवार के अंदर जो जिस तरीके का हम देख रहे हैं स्थिति बनी हुई है? देखिए, समाजवादी परिवार में मसला नहीं है, मसला यह है नेताजी का मामला है। आप जानते हैं मुलायम सिंह जी ऑल पावरफुल हैं और हर जगह पार्टी में हर जगह कहीं ना कहीं छोटे बहुत डिफरेंसेस होते हैं। पिछली बार भी डिफरेंस हुआ था, लेकिन वो ठीक हो गया है और आप देखिएगा कि 2-4 दिन के अंदर ये मसला सेटल डाउन हो जाएगा। मलिक साहब, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। पिछली बार भी जब ये पूरा मामला सामने आया था कौमी एकता दल को लेकर के, तब भी आपने तमाम अपनी पार्टी के पक्ष में तमाम बातें कही थी। आपको लगा होगा कि पिछली बार भी लोगों ने यही कहा, मुझसे आपने बाइट ली थी, तो पिछली बार भी यही हुआ था कि साहब वो शिवपाल जी का मामला है, शिवपाल जी का मामला है। उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस आप जानते हैं, हर फैमिली में होता है, हर जगह होता है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मेन मसला नेताजी का है। नेताजी जो चाहेंगे वही होगा और शिवपाल जी ने कहा भी था, आपको याद होगा शिवपाल जी ने यही बात कही। जी। नेताजी का इशारा ही हमारे लिए हुक्म है। चलिए अब इशारों की बात विस्तार पूर्वक करेंगे। आज के लिए चूंकि समय समाप्त हो गया है, पुष्पेंद्र जी क्षमा चाहते हैं, आपसे इस विषय पर टिप्पणी नहीं ले पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, भास्कर जी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।